पुस्तक बच्चों का सुधार मनोवैज्ञानिक ढंग से करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं, इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं, वरन उनके जीवन से संबंध रखने वाली अनेक बातें हैं जो बच्चों को अपराध की ओर प्रवृत्त करती हैं। बाल अपराधों के लिए समाज का वह संपूर्ण ढांचा ही उत्तरदायी है जिसमें बच्चों का व्यक्तित्व ढलता है। समाज की जैसी हवा बच्चे को लगती है, उसका वैसा ही प्रभाव उसके जीवन पर अंकित हो जाता है। बच्चे का प्रथम संपर्क माता पिता से होता है। उसमें अपराधी प्रवृत्ति का बीज बहुत कुछ उसके गर्भस्थ जीवन में ही जम जाता है जब माता पिता अनैतिक जीवन बिताते हैं। जिस तरह शरीरगत दोष, कोढ़, क्षय आदि बीमारियां वंश परंपरागत चलती हैं, उसी तरह बच्चों के मानसिक संस्थान की बनावट में भी वंशानुक्रम का बहुत कुछ हाथ होता है। गर्भ काल में माँ का जैसा जीवन क्रम, मनोभाव होता है, उसकी सूक्ष्म छाप बच्चे पर अवश्य पड़ती है। यही कारण है कि गर्भ काल में जिन स्त्रियों में उत्तेजना, क्रोध के आवेश अधिक आते हैं, उनके बच्चों का स्वभाव भी उत्तेजक, क्रोधी बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से बच्चों के अपराधी जीवन के पीछे उनके माँ बाप का चरित्र मुख्य होता है। कई बार वे अपने अभिभावक, माता पिता, अध्यापक आदि के कठोर व्यवहार के कारण अपराधी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को तंग करने में, परेशान करने में उन्हें प्रसन्नता होने लगती है। वे अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके, उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करके उन्हें तंग करने में गर्व अनुभव करते हैं, जो आगे चलकर उनकी आदत में आ जाता है। बच्चों को सख्ती से दबाने पर या उनकी आलोचना करने पर वे बुराई के प्रति अधिक आग्रही बन जाते हैं। अभिभावकों के कटु वचन भी बच्चे में स्थायी प्रभाव पैदा कर देते हैं। किसी भी तरह से दुर्बल माँ बाप जो अपने बच्चों पर भले प्रकार नियंत्रण नहीं कर पाते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, निर्धन माँ बाप की संतानें प्रायः बिगड़ जाती हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों पर भली प्रकार नियंत्रण और उनका संरक्षण नहीं कर पाते। जो माँ बाप दिन भर अपने काम धंधे में ही उलझे रहते हैं, बच्चों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, उनके बच्चे बहुधा पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अभिभावकों को इतना ध्यान तक नहीं रहता कि उनके बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ खेलते हैं। कितना भी होनहार बालक क्यों ना हो, बुरे संग में पड़कर वह भी पतित हो जाता है। बच्चों को बिगाड़ने में कई सामाजिक बुराइयों का भी काफी महत्व है। इनमें गंदे टीवी कार्यक्रम, दूषित अश्लील साहित्य, गलत सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं आदि मुख्य हैं। टीवी का बच्चों की भावनाओं को दूषित कर उन्हें बुराइयों की ओर प्रवृत्त करने में बड़ा हाथ है। इनसे बच्चों में अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बाल अपराधों को मिटाने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ चलचित्रों के प्रति काफी कड़ाई बरतनी चाहिए। ऐसी फिल्में जिनमें काम, प्रेम, अश्लील, अर्धनग्न, भड़कीली वेशभूषा, हाव भाव, तड़क भड़क की प्रधानता होती है,
बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं। गंदे उपन्यास, कहानियां, भद्दी तस्वीरें बच्चों में अपराध प्रवृत्तियों को जगाते हैं, बुद्धि तथा चरित्र को भ्रष्ट करते हैं। वस्तुतः बच्चों को अपराध की नियमित शिक्षा गंदे साहित्य से ही मिलती है। बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के गलत आचरण के कारण भी बच्चों में बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जो अध्यापक बच्चों के समक्ष धूम्रपान करते हैं, ताश चौपड़ आदि खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ गपशप और अश्लील बातचीत करते हैं, उनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन घरों के लोग बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग या शराब पीते हैं, उनके बालक भी इनमें से कोई नशा करना सीख जाते हैं। यदि माता पिता पूर्व में बालकों में अधिक शक्तिशाली संस्कार भर सके, तो बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभाव नहीं डाल सकती और बच्चा बुराइयों से अधिकांश बचा रह सकता है। माता पिता की बेकारी के कारण माता पिता में बहुधा ऐसे झगड़े हो सकते हैं जिनसे घर का सारा वातावरण दूषित हो सकता है। ऐसी स्थिति के आ जाने पर लड़के घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कुछ प्रयत्न करने में अनैतिक साधनों का सहारा ले सकते हैं। अपराधी बालकों के अध्ययन में देखा गया है कि पिता के कड़े नियंत्रण में रहने वाले लड़के बहुधा अपराधी की कोटि में आ जाते हैं। पिता के कड़े नियंत्रण से उनकी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन होता है। इस दमन के कुपरिणाम की ओर पिता का ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार का बाहर जाना उनके नैतिक विकास में बाधक हो सकता है। बाल निर्देशन केंद्रों का यह अनुभव है कि व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बालकों में घरेलू वातावरण में सुधार कर देने से स्वतः बड़े सुधार आ जाते हैं। घर में उपमाता तथा उपपिता की उपस्थिति का बालकों के विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता है। जब उपमाता अथवा उपपिता के कारण बालक पहले जैसा प्यार नहीं पाता, तो उसमें संवेगात्मक तनाव आ जाता है और वह अपराध की ओर झुक सकता है। जिन लड़के लड़कियों को घर में यथोचित प्यार नहीं मिलता, उनके मन में असामाजिक भावना ग्रंथियां घर करने लगती हैं। जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता, वे काम भावना संबंधी अनैतिक व्यवहार की शिकार हुआ करती हैं। वे प्यार और सम्मान की भूखी हो जाती हैं और जो व्यक्ति उन्हें तात्कालिक प्यार और सम्मान देने को तैयार होता है, उस पर वे सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाती हैं। साथ ही यही लड़कियां आगे चलकर तानाशाही विचार की होती हैं। घर में पति, बच्चों, ससुर, सास सब पर अपनी हुकूमत चलाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। बाल अपराध और उनका निवारण। बालक आमतौर से बड़ों की नकल करते हैं। यह नकल क्रियापरक ही नहीं, दृष्टिकोण, स्वभाव, चरित्र एवं व्यक्तित्व भी उसी प्रवाह में बहने लगता है। बालक कोरे कागज की तरह होते हैं। उन्हें क्या बनना है, इसको जान या अनजान में अभिभावक ही बनाते हैं। संतान उत्पन्न करने से पूर्व अभिभावक यह जिम्मेदारी समझें कि उन्हें केवल उनका भरण पोषण ही नहीं, वरन स्वभाव और चरित्र के रूप में उपयोगी अनुदान भी प्रदान करना है। यह कार्य सर्वप्रथम अभिभावकों को इस संदर्भ में अपना उत्तरदायित्व समझने के रूप में करना चाहिए।
उन्हें अपना निजी आचरण और परिवार का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें नई पीढ़ी को ढलने का अवसर मिले। इस कर्तव्य से विमुख रहने पर वह सारा प्रयास एवं खर्च निरर्थक चला जाता है जो कि भरण पोषण, शिक्षा, सुविधा आदि के निमित्त किया गया था। समझा जाना चाहिए कि नई पीढ़ी को सुसंपन्न बनाना ही नहीं, सुसंस्कृत बनाना भी अभिभावकों का ही कर्तव्य है और उन्हें इसके लिए न केवल अपने को वरन उस समूचे परिवार को ही समय से पूर्व तैयार करना चाहिए जिसके बीच रहकर नवजात को पलना और ढलना है। योग्यता से धन कमाया जा सकता है, चतुर बना जा सकता है, पर व्यक्तित्व के उच्च स्तरीय विकास में न केवल उपयुक्त वातावरण की वरन ऐसे प्रगाढ़ स्नेह सौजन्य की भी आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति अभिभावकों के अतिरिक्त कदाचित ही कहीं अन्यत्र हो सके। व्यक्तित्व के विकास की सर्वोत्तम पाठशाला परिवार की पृष्ठभूमि है। इसलिए जिन्हें बाल हित का ध्यान हो उन्हें उस क्षेत्र में सुव्यवस्था एवं सुसंस्कारिता का अधिकाधिक अभिवर्धन करना चाहिए। बच्चों को दूर भगाने की बात सोचने की अपेक्षा उन्हें अपने संरक्षण में ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें रहकर वे अपराधों के कुचक्र में न फंसें, वरन सुयोग्य नागरिक बनकर अपनी, समाज की तथा अभिभावकों की सुख शांति बढ़ा सकने योग्य बन सके। इस संदर्भ में बरती गई उपेक्षा ही फलतः बढ़ते हुए बाल अपराधों का कारण मानी जा सकती है। पुस्तक बच्चों का सुधार मनोवैज्ञानिक ढंग से करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। बच्चों का सुधार कैसे हो। बच्चों में पैदा होने वाली खराब आदतों, बुराइयों का कारण उनके पूर्वाग्रह, संस्कार, मूल प्रवृत्तियां तो हैं ही, किंतु इस संबंध में माँ बाप का गलत व्यवहार, अदूरदर्शिता, अज्ञान भी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चे दंड पाकर तो जरा कुछ अपनी हरकतों को कम करते हैं, पर उनके भीतर जो प्रवृत्ति रहती है वह दंड पाने से सुधरती नहीं, कुछ काल के लिए दब जरूर जाती है और बच्चा दंड के भय से अपनी हरकतों को छिपकर करने लगता है तथा यथासाध्य अभिभावकों की निगाह से उन्हें छिपाने के लिए झूठ बोलने, चालें चलने और उद्दंडता करने के दुर्गुण सीख लेता है। बच्चों में सुधार करने के लिए उन्हें दंड देने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाना अधिक अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि उद्दंडता करने के बाद बच्चा खुश होता हो या फल स्वरूप मिलने वाले दंड से उसे कोई प्रसन्नता होती हो। सही बात तो यह है कि अपनी बुरी आदतों के कारण बच्चा स्वयं ही परेशान रहता है। उनके कारण उसे जो प्रताड़ना मिलती है उससे वह स्वयं अपने को अपमानित अनुभव करता है और दुखी रहता है। अच्छा हो आरंभ से ही संभल कर चला जाए। फिर भी जिन बच्चों के लिए सुधार की आवश्यकता हो उन्हें दंड देने तथा तिरस्कृत करने की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति से काम लिया जाए। यह एक तथ्य है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा ही बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। प्रत्यक्ष रूप से तो कोई अपने बच्चों को अवज्ञा करना नहीं सिखाता, परंतु उसे इसकी प्रेरणा हमारे व्यवहार से ही मिलती है। इन परिस्थितियों में बच्चों को सुधारने के लिए पहले उन कारणों की ओर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से ये बुराइयां आई हैं। कई बार
बच्चों में चोरी करने की आदत भी पाई जाती है। ऐसा उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि बच्चों की मांग को बुरी तरह ठुकराया जाता है। इस दुर्गुण से बच्चों को बचाने के लिए उनकी पूर्ति योग्य मांगों को पूरा करना चाहिए। यदि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी न हो तो उसे उचित रीति से संतोष करना सिखाना चाहिए। बच्चों को सुधारने और उनकी समस्या का हल करने के लिए उसका अध्ययन करें, उसके कारण का पता लगाएं और आई कठिनाइयों तथा समस्याओं को सोच समझकर हल करें, न कि तुरंत फुरत कोई रवैया अख्तियार कर लिया जाए। बहुधा देखा यह जाता है कि बच्चों को दंड देने में अभिभावकों का दृष्टिकोण सुधार का न होकर उसे किसी शरारत के बदले में उतनी ही पीड़ा पहुंचाना होता है जितने कि उन्हें उसके किसी काम से पहुंची है। तभी तो जब तक उन्हें संतोष नहीं हो जाता दंड का कार्यक्रम जारी रखते हैं। सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को अपना मानसिक उपचार विवेक द्वारा धैर्य धारण करके करना चाहिए। बच्चों के प्रति क्षमा भाव से उनके अपराधों की वास्तविकता पर विचार करके प्रतिशोध भावना से रहित अपराध के अनुरूप दंड देना निर्धारित करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दंड विधान व्यसन तुष्टि के लिए नहीं, सुधार की दृष्टि से होना चाहिए। जहां तक संभव हो बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाए। इससे उनके बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए मौखिक दंड ही सबसे उपयुक्त है। यद्यपि बहुत से लोग मौखिक दंड के रूप में अपशब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, किंतु यह हर प्रकार से सभ्यता के विरुद्ध है। इससे बच्चों में गाली देने और गाली सुनने का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। मौखिक दंड के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पहला, जोर जोर से डांटना और बेतहाशा गुस्सा करना। यह आतंकवादी मार्ग है। इससे बच्चा भयभीत हो सकता है। उसे इस बात की लज्जा भी हो सकती है कि आसपास लोग सुन रहे होंगे कि अमुक लड़के की फटकार हो रही है। लोग उसे बुरा समझेंगे, साथ ही हंसी उड़ाएंगे और नीची नजर से देखेंगे। हो सकता है कि इसका कुछ प्रभाव पड़े और अपनी शरारत कुछ कम कर दे, किंतु इससे अधिक स्थायी फल की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ समय में वह उसका आदी हो जाएगा और समझ लेगा कि आपकी बात बात में चिल्लाने की आदत हो गई है। साथ ही वह आपके रौद्र रूप तक ही सहम कर सीमित रह जाएगा। न कुछ स्वयं सोच सकेगा और न आपका आशय समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक चिल्लाने और क्रोध करने से आपके नाड़ी संस्थान पर जोर पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। दूसरा, तीखे व्यंग्यबाणों की वर्षा नहीं करना चाहिए, जैसे तू जिंदगी भर गधा रहेगा, तू क्या खाक पढ़ेगा लिखेगा, जरा सूरत तो देखना, बड़ा भारी अफसर बनेगा। तुझे तो कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछेगा, भीख मांगेगा भीख। तुझ पर पैसा खर्च करना घूरे पर फेंकना है। पत्नी से कहते हैं, अजी सुनती हो, आपके लाडले साहब के तो लक्षण मालूम हो गए। इनकी किताबें तो लीजिए रख और घर में झाड़ू बुहारी कराया करिए आदि। समझा तो यह जाता है कि बच्चा इससे शर्मिंदा होकर सुधार की ओर अग्रसर होगा, किंतु ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के व्यंगों में कुछ ऐसे असंगत व्यंग भी शामिल हो जाते हैं जिनको सुनकर दूसरे भाई बहन हंस पड़ते हैं और तत्काल
वातावरण की गंभीरता समाप्त हो जाने से बच्चे पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उल्टे आप ही कुछ उपहासास्पद बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी इस शाप सूचक व्यंग्यवादिता से बच्चे को पितृत्व के प्रति संदेह होने से अश्रद्धा हो जाती है, जिससे वह ढीठ होने लगता है और परोक्ष रूप से आपके इन हितकारी वाक्यों को चुनौती समझकर यह सोचने का साहस कर बैठता है, न पढ़ लिख पाएंगे न सही, भीख मांगना ही बड़ा होगा तो भीख मांग लेंगे। तीसरा, बच्चे की भर्त्सना ऐसे शब्दों और शैली में की जाए जिससे उसके मन पर एक गहरा प्रभाव पड़े और उसे अपराध के प्रति ग्लानि और अपने पर लज्जा आए। जैसे, ठीक है, ऐसा न करोगे तो खानदान का नाम कैसे ऊंचा होगा। इन्हीं बातों से ही तो आपके पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब आपकी हरकतों से लोग ये कहेंगे कि जैसा लड़का वैसे ही माँ बाप होंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन लक्षणों से तो आपको जीवन में उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही चाहता था कि आप होनहार बने। खैर, आपकी मर्जी, जो चाहे करिए। आदि। इस प्रकार के उपालंभों से उसे अनुभव होगा कि उसके पिता उसके प्रति बड़े ऊंचे विचार रखते हैं, किंतु उसकी कुछ हरकतें उनके अनुरूप नहीं हैं और वह सोचेगा कि उसकी इन बातों से पारिवारिक गौरव को धक्का पहुंचता है। इस प्रकार वह उन्नत भाव से उत्प्रोत होकर अपनी बुरी बातों को छोड़ देने का प्रयत्न करेगा। यदि आपके उपालंभों में क्रोध के स्थान पर एक हृदय स्पर्शनी पीड़ा का समन्वय हो, तब वह सीधे सीधे उसके मर्म पर आघात करेंगे, जिससे वह पुत्र के नाते पिता की पीड़ा अपने में अनुभव कर अपराध करना ही भूल जाएगा और साथ ही उसमें एक गहरे आंतरिक स्नेह का आविर्भाव होगा। इसके अतिरिक्त एक निःशब्द मौखिक दंड भी है, जिसे मौन की संज्ञा दी जा सकती है। अपराध करने पर उसे एक गहरी दृष्टि से देखकर मुंह फेर लीजिए, कहिए कुछ मत और चुपचाप मौन धारण कर लीजिए। एक कठोर मौन। वह आपके उस प्रकार देखते ही सहम जाएगा, सारी शरारत भूलकर हक्का बक्का हो जाएगा। आपका मौन ही बहुत कुछ बोल देगा। न उससे बोलिए और न उसकी किसी बात का उत्तर दीजिए। सामने पड़ने पर उससे इस ढंग से नजर बचाइए जैसे आप उसे देखना ही नहीं चाहते। इस प्रकार वह आपके मौन और उपेक्षा भाव से अपने अंदर एक ऐसी उलझन अनुभव करेगा जिसका हल वह आपकी प्रसन्नता के सिवाय और कोई सोच ही न सकेगा। आपका यह मौन और उपेक्षा भाव जितना गहरा होगा, उतना ही शीघ्र वह विचलित हो उठेगा और उसकी क्षमा प्रार्थना आंसुओं में बोलने लगेगी। बस ठीक उसी वक्त उसे क्षमा कीजिए और सांत्वना देते हुए प्यार भरे शब्दों में समझाइए। इस प्रकार उसके अर्ध चेतन पर सुधार के जो बीज बोए जाएंगे, वे न केवल सफलीभूत ही होंगे अपितु चिरंजीवी भी होंगे। अतएव अधिक स्थूल और पीड़ाप्रद दंड देने के स्थान पर सूक्ष्म, मौखिक एवं मनोवैज्ञानिक दंड व्यवस्था ही अधिक श्रेयस्कर है, जिससे सुधार की दिशा में बच्चों पर एक स्थायी प्रभाव पड़े और उनका शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास भी अक्षुण्ण रहे। पुस्तक बच्चों का सुधार मनोवैज्ञानिक ढंग से करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3।
क्या दंड से बच्चे सुधरते हैं? बच्चों को सुधारने, उनमें से बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अन्य बातों की तरह दंड देने की भी एक प्रणाली चली आ रही है। आवश्यकता पड़ने पर दंड दिया भी जाना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग दवा की खुराक की तरह ही किया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे अनावश्यक मात्रा में दी गई अच्छी दवा भी नुकसान पैदा कर देती है। इसी तरह दंड भी बिना सोचे समझे अनावश्यक रूप से दिए जाने पर अपने दुष्परिणाम पैदा करता है। माँ बाप के सुधारात्मक दंड प्रधान फौजी अनुशासन से बच्चे दंड से बचने अथवा भय के कारण झूठ, चालाकी का आसरा लेते हैं। जिन बातों अथवा कारणों से बच्चों को सजा मिलती है, उन्हें वे छिपाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे बच्चों में झूठ बोलने, चालाकी, फरेबबाजी की आदतें पड़ जाती हैं, जो दिनों दिन जीवन का अंग बन जाती हैं। मानव जीवन और संसार में बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम, बुराइयां पैदा करने वाली इस झूठ, चालाकी, फरेबबाजी की शुरुआत इस रूप में बहुत कुछ घर से ही होती है। सुधार के लिए अन्य बातों को छोड़कर केवल प्रारंभ से ही दंड का आसरा लेने पर, बच्चों को बार बार पीटने, सजा देने पर बच्चों के सुधार की संभावना बहुत कुछ नष्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी बार बार पिटने से दंड का आदी हो जाता है। दंड एक समर्थ, शक्तिशाली प्रयोग है। इसका अवलंबन तो अन्य सभी बातों में असफल होने पर ही निश्चित मात्रा में करना चाहिए। अपराध करने वाले कई व्यक्ति तरह तरह से कई बार सजाएं पाकर सजा के ही आदी हो जाते हैं। उन्हें कठोर सजा भी या अधिक दंड भी सामान्य सी बात लगती है। बार बार सजाएं पाकर भी वे अपनी अपराध प्रकृति का क्रम चालू रखते हैं। मानव मन की सामान्य स्थितियों में यह विशेषता है कि उसमें दंड देने वाले, प्रकट रूप में अहित करने वाले, आलोचना, अपमान करने वाले के प्रति विद्रोही प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। बच्चों के अंतर मन में भी दंड देने वालों के प्रति विद्रोही भावनाएं उठती हैं। इन विद्रोही भावनाओं के अत्यंत प्रबल हो जाने पर कई बच्चे अपने अभिभावकों पर आवेशवश घातक आक्रमण कर बैठते हैं और कटु वचन कहते सुने जाते हैं। समर्थ हो जाने पर इस तरह के बच्चे अपने माँ बाप, अभिभावकों की कोई परवाह भी नहीं करते। उनकी दुर्दशा, पीड़ा में भी ऐसे बच्चों का दिल नहीं पिघलता। बचपन के दंड और सजा की चोटें खा खाकर बच्चों का हृदय कठोर, शुष्क, नीरस, भयानक बन जाता है। ऐसे बच्चे कटु शब्दों, व्यंग बाणों से अपने माँ बापों को व्यथा पहुंचाते हैं। अभिभावक गण अपने भाग्य और जमाने को दोष देकर रोते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस क्रूरता और कठोरता की नींव बच्चों में उन्होंने स्वयं ही लगाई है। यह तो उसकी वाह्य प्रतिक्रिया मात्र है। दंड बच्चों की कोमल भावनाओं, हृदय, बाल सुलभ कल्पनाओं को कुचल देता है और उन्हें सदा के लिए अयोग्य, अपंग, अनुपजाऊ, निष्क्रिय बना देता है। इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को कभी सजा, दंड देना ही नहीं चाहिए। नीति शास्त्र के पंडितों ने ताड़ना भी बच्चों के सुधार के लिए आवश्यक बताई है, किंतु दंड देना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य है। किस सीमा तक बच्चों को सजा दी जाए, कैसी सजा कब कैसे दी जाए, यह बातें जानना उसी तरह आवश्यक है
जैसे किसी डॉक्टर का यह जानना कि रोगी को कौन सी दवा कब कब कैसे कितनी दी जाए। दंड के कारण उत्पन्न होने वाले उक्त दुष्परिणाम दंड नीति का दुरुपयोग करने पर ही मिलते हैं। सुधार के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि बिना दंड के अन्य बातों से सुधार की प्रेरणा दी जा सके तो उत्तम है। बच्चों को सुधारने में स्नेह ममता का बहुत बड़ा स्थान है। एक बार महात्मा गांधी से बचपन में कोई भारी भूल हो गई। इस पर उनके पिता ने उस भूल को स्वयं ठीक कर लिया। गांधी जी को देखकर उनकी आंख में केवल आंसू आ गए। इसका ऐसा मूक प्रभाव पड़ा कि फिर गांधी जी ने कभी वैसा काम नहीं किया जिससे उनके पिता को ठेस लगे, दुख होवे। जहां तक बने प्रारंभ में फटकार देने अथवा डरा धमका देने से काम बन जाए तो ठीक है। इसके अतिरिक्त भूल को सुधारने के लिए उसे खेल या मनोरंजन का रूप देकर बच्चे से ही भूल सुधार कराने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरणार्थ, बच्चे सामान बिखेर देते हैं तो उन्हीं से उसे ठीक रखाया जाए। बच्चे कुछ तोड़ फोड़ देते हैं तो टूट फूट से होने वाली हानि को बताते हुए बच्चे को समझाना चाहिए। किसी भी तरह की सजा का आधार रचनात्मक हो, दमनात्मक नहीं। 4-5 साल के बच्चे को शारीरिक सजा भी दी जा सकती है, किंतु 7-8 साल बाद तो बच्चों को इस तरह का दंड कभी भी नहीं देना चाहिए। इस समय बच्चे का मानसिक विकास काफी हो चुका है और वह अपने मान अपमान को समझने लगता है। विद्रोही भावनाएं, विपरीत प्रतिक्रिया इसी समय पैदा होने लग जाती हैं। बच्चों की अच्छाइयों की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। उत्साह बढ़ाने, अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार देना, बच्चों का विश्वास प्राप्त करना है। इस तरह बच्चों को सुधारात्मक निर्देश देकर उन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। भूलों से होने वाली हानि समझाकर उनकी आदतों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। दंड, सजा तो अंतिम उपाय है जिसका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रताड़ना बच्चे की इच्छा को कोई स्वाभाविक मोड़ तो दे नहीं पाती, जबकि मनोविज्ञान का बहुचर्चित सिद्धांत है कि विल्स डोमिनेट बॉडी, अर्थात इच्छाएं शरीर से अधिक प्रभावशाली होती हैं। अतः शरीर पर पड़ने वाले दबाव से इच्छाएं नहीं दब सकती हैं, वरन वे विद्रोह करती हैं। यदि इच्छाएं ऐसी हैं जिनसे बच्चे का अहित हो सकता है, तो उनको दूसरी समानांतर अच्छी इच्छा के लिए मोड़ना चाहिए। सुरुचि का विकास बालक को साहसी और स्वाभिमानी बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी भूल यह है कि हम बच्चों को किसी भी काम के अयोग्य समझ लेते हैं। यदि उसमें थोड़ी सी बुराइयां भी हों, तो भी उसे बिल्कुल अयोग्य न समझकर यह मानना चाहिए कि उन्हें गलत दिशा दी गई अथवा उसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं रहे। आगे बच्चों में यह दोष प्रबल न हो, इसके लिए उन्हें सुरुचि वाला बनाना चाहिए। पाश्चात्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष पसंद, हॉबी होती है। किसी की खेलने की, किसी की बागवानी की, किसी की घुड़सवारी की, किसी की बढ़ईगीरी की और किसी की अपनी प्राइवेट प्रयोगशाला में बैठकर नए नए प्रयोगों द्वारा छोटी छोटी सुविधा बढ़ाने वाली नई वस्तुओं के अनुसंधान की। ऐसी रुचियां यदि हम अपने बालकों में पैदा कर सकें, तो उन्हें अनेक बुराइयों से सहज ही बचा सकते हैं।
क्रियाशीलता आत्म चेतना का गुण है। बच्चा चुप रह ही नहीं सकता। यदि उसे कोई निश्चित दिशा न दी जाए तो यह आवश्यक है कि वह तोड़-फोड़, मार-धाड़, छीना झपटी करे। यही आदतें धीरे धीरे बुरे स्वभाव में बदल जाती हैं। यदि प्रारंभ से ही बच्चे में कोई रचनात्मक रुचि पैदा कर दें तो बच्चा एक नया आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर फ्रायड उदात्तीकरण अर्थात सब्लिमेशन के पक्ष में थे। कोई लड़का मान लीजिए क्रोधी स्वभाव का है, बहुत बढ़ बढ़कर बातें करता है, अहंकारी है, जहां जाता है वहीं झगड़ा कर देता है। उसे यदि कोई अच्छी पुस्तक देकर या खेलने कूदने की प्रेरणा देकर उस आदत को मोड़ना चाहे तो संभव है कि वह किताब को भी फेंक दे और खेलने कूदने वाले साथियों को भी मार पीट बैठे। ऐसे बच्चों को उदात्तीकरण द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उसे ग्रुपिंग करना सिखाया जाए और उसे कोई स्काउटिंग, एनसीसी आदि किसी ग्रुप का नेता बनाकर एक अच्छे सैन्य अधिकारी का उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाए। इसमें उसके खराब गुणों का उसी प्रकार उपयोग हो सकता है जैसे गंदी खाद का उपज बढ़ाने में। इस तरह बच्चों को जब भी कुछ समझाया, सिखाया या प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया जा रहा हो तो यह ध्यान बना रहे कि उसे पूर्ण स्नेह और सहानुभूति पाने का विश्वास हो रहा है। हर स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की इच्छा शक्ति को भी महत्व दिया जाए और उसे दिशा देने की सतर्कता बरती जाए, तभी उसमें सत्प्रवृत्तियों का उभार संभव है। प्रताड़ना से तो बच्चों में विद्रोही भावना ही पनपेगी। आवश्यकता उन्हें प्रेरणा देने की है। प्रारंभिक क्रम में लड़के लड़कियों को कुपथ पर चलने से होने वाली हानियों को विस्तार से समझाया जाए। घटनाओं, उदाहरणों, नीति कथनों, ऐतिहासिक कथानकों एवं पौराणिक आख्यानों आदि का सहारा लेकर जो बुराई किशोर में उभर रही हो उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम बताए जाएं। पास पड़ोस, परिचय क्षेत्र में वैसी प्रवृत्ति के कारण जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़ी उनका स्मरण कराया जाए। उनके परिवार को उस दुष्प्रवृत्ति से जिन संकटों, कलह, विग्रह, अपयश, कर्ज आदि का सामना करना पड़ा हो वह भी विस्तार से बताया जाए। समाज में अंततः इस कुमार्गामिता के कारण उन लोगों के प्रति क्या भाव बना, जो लोग साथ रहकर उन्हें उकसाते बढ़ाते रहे वे ही किस प्रकार मुंह फेर बैठे, यह सब बताकर उधर से विमुख किया जाए। साथ ही अमुक अमुक ने दुष्प्रवृत्ति छोड़ने का संकल्प कर लिया तो छोड़ ही दी, फिर यह इस प्रकार प्रगति करता गया, अमुक अमुक लाभ उसे मिले, यह भी गिनाया जाए। समझाने का काम वे लोग न करें जिनसे कि इस विपथगामिता के कारण उस लड़के की कहा सुनी हो चुकी हो, खिंचाव हो या झंझट हो चुका हो। जिन लोगों के प्रति उसका मैत्री भाव हो वे ही समझाएं। यदि समझाने बुझाने का अंततः कोई भी प्रभाव होता हुआ न दिखाई पड़े तो फिर पारिवारिक विचार गोष्ठी के समय परिजनों द्वारा सामूहिक रूप से कहा जाए कि तुम्हारा अमुक आचरण अनुचित है। इस आचरण से तुम्हारी स्वयं की भी हानि है, परिवार की भी। गोष्ठी में अनुचित आचरण की स्पष्ट भर्त्सना की जाए, किंतु संबंधित व्यक्ति का अपमान न किया जाए, अन्यथा भावोद्वेग में हानिकर प्रतिक्रिया संभव है। घर से भाग जाने से लेकर
उद्दंडता पर उतराने तक के कदम उठाए जा सकते हैं। अतः सामूहिक आलोचना, निंदा व्यक्ति के गार्हिक पक्ष की ही की जाए, संपूर्ण व्यक्तित्व का ही तिरस्कार न कर दिया जाए। यदि जिद, अहम या कुसंग से उत्पन्न औद्धत्य इतना गहरा हो गया हो कि अकेले में मैत्री भाव से समझाने से लेकर सामूहिक भर्त्सना तक के उपाय विफल हो गए हैं, तब उस व्यक्ति से पारिवारिक असहयोग किया जाए। उसे परिवार से किसी भी प्रकार की मदद देना बंद कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग किसी सदस्य द्वारा न किया जाए। माँ व अन्य अधिक स्नेह रखने वालों को बता दिया जाए कि यह उग्र कदम आवश्यक सुधार के लिए ही उठाया जा रहा है। असहयोग पर तब तक दृढ़ता पूर्वक अमल किया जाए जब तक कि ऐसे लोग परिवार में अपनी भूल सबके समक्ष स्वीकार कर उसे सुधारने का संकल्प न कर ले। तभी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। बच्चा अपने माता पिता के डर से दोहरी जिंदगी जीने लगता है तथा सामने कुछ और पीछे से कुछ व्यवहार करता है। दंड और प्रताड़ना बच्चों को भयभीत बनाकर उन्हें कुंठित तो करते ही हैं। माता पिता के प्रति भी उनमें अवमाननापूर्ण रवैया बढ़ने लगता है और वे अपने अभिभावकों को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान पर शत्रु और अवमानना की दृष्टि से देखने लगते हैं। कहा जाता है कि बच्चों की मन स्थिति इस योग्य नहीं होती कि उन्हें हर ऊंच नीच समझाई जा सके, इसलिए उन्हें सही मार्ग पर रखने के लिए केवल प्रेम ही काफी नहीं है, कुछ डरा धमका कर रखने की सतर्कता भी बढ़ती जानी चाहिए। यह ठीक है कि अधिक शरारती बालकों के लिए यत्किंचित दंड देना भी आवश्यक है, लेकिन यह भी स्मरणीय है कि बच्चों की शरारतें दंडनीय तब बनती हैं जब उन पर आरंभ से ही ध्यान न दिया जाए। बच्चों के लालन पालन में विवेक और उचित अनुचित का पूर्व विचार तो आवश्यक है ही, साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि उसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। शरारती बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभा संपन्न होते हैं। उन्हें यदि समुचित दिशा दी जा सके तो उनकी प्रतिभा को खुलकर बाहर आने का अवसर मिलता है। स्मरणीय है कि दंड की प्रतिक्रिया कभी लाभदायक नहीं होती। स्वभावतः ही शरारती बच्चों को प्रेम से ही सुधारा जा सकता है, न कि दंड और प्रताड़ना से। प्रेम पूर्वक बच्चों को सही दिशा किस प्रकार दी जा सकती है, यह एक मुख्य प्रश्न है। कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य का कारण हो सकता है कि जो बच्चे दंड से नहीं सुधर सकते, वे प्रेम और पुरस्कार से सुधर सकते हैं। पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, तो क्या शरारत करने पर पुरस्कार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए? निश्चित रूप से इस स्तर का पुरस्कार घूस ही बन जाता है। अतः पुरस्कार में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना चाहिए। कहा जा सकता है कि तुम यदि 2 दिन तक अपने कपड़े साफ रखोगे तो हम लोग बाजार चलेंगे, या तुम आज का पाठ पूरा करोगे तो हम सब एक कहानी सुनेंगे। इस प्रकार के पुरस्कारों से बच्चों को दिशा और उनमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन तो मिलता ही है, परिवार के अन्य सदस्यों की प्रसन्नता का ध्यान रखने की वृत्ति भी विकसित होती है। कहने का अर्थ यही नहीं कि बच्चे को दंड देना ही नहीं चाहिए। दंड दिया जा सकता है, पर वह मार पीट या धमकी के रूप में ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। इस रूप में भी तो दंड हो सकता है कि कल हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे या तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएंगे,
फिर बालक इतना सुनते ही अपनी भूल को सुधारने के लिए तत्काल तैयार हो जाएगा। आयु बढ़ने के साथ साथ आदत भी परिपक्व होती है। यह तथ्य बुरी आदतों के संबंध में और भी अधिक लागू होता है। भले का बुरा बनना तनिक से कुसंग में बन पड़ता है, पर बुरे को भला बनाना अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन पड़ता है। बड़ी आयु में आदतें बदलना कितना कठिन होता है, यह सभी जानते हैं। विशेषतया बुरी आदतों के संबंध में तो आशा कम ही रह जाती है। बढ़ते हुए बाल अपराध यह संकेत करते हैं कि भावी पीढ़ी का स्तर उज्जवल बनाने की आशा धूमिल होती जा रही है। ऐसा समुदाय बढ़ने की आशंका है जो स्वयं पतित स्तर में पड़ा रहे और अपने प्रभाव क्षेत्र में त्रास उत्पन्न करे। यह संभावना भयावह है। अनगढ़ व्यक्तियों का समाज फलता फूलता नहीं, भले ही उसे कितने ही सुविधा साधन उपलब्ध क्यों न हों। प्रगति की बात सोचने वालों को इस तथ्य से भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि उज्जवल भविष्य की संरचना में परिष्कृत व्यक्तित्वों का बाहुल्य भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह समस्या बिना सुलझी पड़ी रहे और वैयक्तिक चरित्र का स्तर गिरता रहे तो समझना चाहिए कि ईश्वर ही रक्षक है।